नमस्कार। मैं हूं संतोष पाठक और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म। आज एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं देश के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार शीतल पी सिंह जी। शीतल सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब मंच पर। संतोष जी, नमस्कार आपको, परिवार को और सारे दर्शक मित्रों को, सबको मेरी ओर से नमस्कार। शीतल सर, ये कहा जाता है कि जब संकट की स्थिति हो तो जो राज करता है, भले ही लोकतंत्र हो, लेकिन लोकतंत्र में भी प्रधानमंत्री राजा ही होते। राजा की प्राथमिकता ये होनी चाहिए कि कैसे हम जनता को सहूलियत पहुंचा सके। हमारे देश में एक के बाद एक, खासतौर से जो पैसे वाले लोग हैं वो भारत की नागरिकता छोड़कर या विदेश जा रहे हैं। हमारे देश में अर्थव्यवस्था की हालत कितनी डवाडोल हो चुकी है। अभी तो एक रिपोर्ट आया कि अमीरों से ज्यादा रेरी पटरी ठेली खोमचे लगाने वाले डेली वेजेस वाले वो ज्यादा टैक्स सरकार को दे रहे हैं। और ऐसे हालात में जब हमारे साहिब का प्राथमिकता देश की चिंता करनी होनी चाहिए, खबर आ रही है कि भैया उनके दोस्त के खिलाफ किसी ने आवाज उठा दी थी और साहब ने उनके यहाँ भेज दिया अपना दस्ता कि जाओ सबक सिखा के आओ। हाँ, आपने जो इशारा किया वहीं से शुरू कर लेते हैं। आज वेदांता के ठिकानों पर छापे पड़ रहे हैं। वेदांता का ताजा गुनाह यह है कि एक जेपी एसोसिएट्स नाम का ग्रुप भारत में है, जिसकी नीलामी हो रही थी, एक तरह से यूं कह लीजिए। उसकी नीलामी में दो ही पार्टियां आमने सामने थी, वेदांता और अडानी। वेदांता ने उसकी खरीद के लिए 17,000 करोड़ से कुछ ज्यादा की रकम ऑफर की थी और अडानी ने 14,000 करोड़ से कुछ ज्यादा की थी। लेकिन फिर भी अफसरों ने और सरकार ने जो भी टेंडर की शर्तें थी उसमें कुछ ऊट करके, यानी 17,000 वाले को कोई चीज आप अपना कोई चीज बेच रहे हो, कोई आपको 17,000 दे रहा हो और कोई 14,000 दे रहा हो, आप 14,000 वाले को दे दें 17,000 वाले की जगह। ऐसा किया गया, के खिलाफ वो सुप्रीम कोर्ट चले गए, ऐसी अखबारों में खबरें आई। अब उनके यहाँ ईडी के छापे पड़ रहे हैं। हमने पाया था कि मुंबई एयरपोर्ट के जो मालिक थे, उन्होंने अपना एयरपोर्ट के जो राइट्स थे वो अडानी को बेचने से मना कर दिया था। उनके यहाँ सीबीआई ईडी सबकी रेड्स पड़ी, वो बेचारे फंस गए। फिर अल्टीमेटली वो अपने एयरपोर्ट अडानी का हाथ बेच के भागे। एनडीटीवी का पैटर्न आप लोगों को मालूम ही है। एनडीटीवी का एक लेन देन अंबानी फैमिली से था, उसको बहाना बना के उनके यहाँ सीबीआई ईडी की रेड वेट मारी गई, अपमानित किया गया और बहुत सारी फर्जी खबरें चलवाई गई मीडिया में और सब जगह। अल्टीमेटली एक सीमा होती है, उनकी भी सीमा समाप्त हो गई, वो भी अपना बेच के अडानी को भाग गए। तो इस देश में एक लूट का बाजार चल रहा है इस समय। पहले तो जो सरकारी संसाधन है, देश के संसाधन जो है, जंगल हैं, फैक्ट्रियां हैं, व्यापार हैं, इन सबको कानून में परिवर्तन करके फैसले बदल के अडानी जी को सौंपा हुआ है। जो हमारे बैंक्स हैं उनके खजाने खोल दिए गए हैं अडानी जी की सेवा में। जो बीमा में पैसा जमा है वो अडानी जी की सेवा में प्रस्तुत है। अडानी जी का कोई अंतर्राष्ट्रीय अपराध हो जाए, एक भाई को उन्होंने बाहर रख रखा है। यहाँ से बहुत सारा राजनीति का चोरी का पैसा उनके पास कहा जाता है कि रूट होके आता है, क्योंकि इस तरह के तथ्यगत आरोप हिंडनबर्ग रिपोर्ट और अन्य में आए हैं। हिंडनबर्ग रिपोर्ट वगैरह में उन सब को हमारा सिस्टम जो है घोल के पी गया है। कहीं कोई हल्ला गुल्ला भी नहीं है, कोर्ट से लेके सब जगह शांति है। और दूसरी ओर इस तरह की लूट हो रही है। सहारा ग्रुप अडानी पूरा ले गए, अब जेपी ग्रुप भी पूरा ले रहे हैं। अब यहाँ जो बड़े बड़े ग्रुप हैं, हालत अंबानी वगैरह अभी आमने सामने नहीं आए हैं, लेकिन पता नहीं क्या, हमें भी सारी बातें नहीं पता हो कहाँ वो आमने हैं कहाँ सामने हैं। राज्य सरकारों की हालत ये है कि राजस्थान सरकार ने माइंस ले रखी है छत्तीसगढ़ में, वो माइंस दूसरे हाथ से उन्होंने अडानी की सब्सिडियरी को दे दी है। तो राज्य सरकारें भी, और जहां जहां चुनाव होता है, अभी अभी बंगाल का चुनाव खत्म हुआ है, वहाँ गंगा घाट के पूरे गंगा घाट को विकास करने के लिए अडानी को देने का प्लान 2025 में, हालांकि ममता बनर्जी उसको इनिशिएट कर चुकी थी, लेकिन ठंडा पड़ा हुआ था, एकाएक वो फाइल तेज हो गई। तो ये पूरा देश उनके नाम समर्पित किया जा रहा है, ये हमारे सामने है। और इससे क्या हो रहा है कि देश में उद्यमशीलता खत्म हो जाएगी। कोई यहाँ पैसा क्यों लगाएगा? वो समझेगा कि अगर मैं कुछ पैसा लगा के कोई बड़ी चीज पैदा कर लूंगा तो उसको अडानी हमसे छीन लेंगे ईडी और सीबीआई के जरिए। इसलिए यहाँ जो लोग उद्योगपति हैं, भारतीय उद्योगपति, और ये तो हमारी वित्त मंत्राणी जी एक हफ्ते पहले कह भी चुकी हैं कि हमारे दौर में उद्योगपतियों को 30% से ज्यादा
का फायदा हुआ, लेकिन उन्होंने यहाँ पैसा इन्वेस्ट नहीं किया। हम जानते ही हैं कि अभी अमेरिकी राजदूत ने प्रेस नोट जारी करके भारत को बताया था कि भारतीय इंडियन इन कॉर्पोरेशन जो है उसने अमेरिका में बैठक की और वहां $20 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करने की घोषणा की। अडानी साहब का जो केस चल रहा था उसके बारे में खबरें आई ही हैं कि करीब 15 बिलियन से $20 बिलियन वो भी वहां लगाएंगे उस केस से निकलने के लिए अमेरिका से। और एक और खबर आई थी जिसमें अंबानी का नाम लेके खुद ट्रंप साहब ने ऐलान कर दिया था कि वो वहां एक पेट्रोकेमिकल कारखाना लगा रहे हैं, दुनिया का सबसे बड़ा। उन्होंने तो खैर 300 बिलियन कह दिया था, लेकिन 300 बिलियन का नहीं होता। तो पेट्रोकेमिकल कारखाने 15-20 बिलियन के होते हैं, और 300 बिलियन माने तो फिर वो करीब 30 लाख करोड़ हो जाता है। यानी हमारे $50 बिलियन तो अनाउंस अभी अभी हो चुका है इसी साल, नए साल में, जब युद्ध वगैरह और कष्ट हमारे सामने है, जो भारत की जगह अमेरिका में लगने जा रहा है। दूसरी ओर हमारी सरकारें ज्यादातर चीजें तेल वगैरह अमेरिका से ही खरीद रही है, अमेरिका के कहने पे वेनेजुएला से खरीद रही हैं, तो वो सब लाभ भी उधर ही जा रहे हैं। और जो हमारा सरप्लस था अमेरिका से वो घटना शुरू हो गया है। आरबीआई ने भी जो एक 3 दिन पहले रिपोर्ट आई है जो द हिंदू में और अन्य जगहों पे छपी है, उसमें साफ साफ चेतावनी दे के बताया है कि जो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट है उसमें पिछले साल के तुलना में 6 गुने ज्यादा की वृद्धि हो गई है। यानी हम, ये समय आ सकता है कि हम पाकिस्तान जिस पर हंसी उड़ाते थे कि कटोरा लेके भीख मांग रहा है, किस्तें नहीं दे पा रहा है, वो हालत हमारी भी हो सकती है। वहाँ आपको याद ही होगा 1991 में जब चंद्रशेखर जी की 4 महीने की सरकार आई थी, तो हमें ऐसा ही बैलेंस ऑफ पेमेंट नॉर्मल करने के लिए अपना सोना गिरवी रखना पड़ा था। तो हम लगातार जो आर्थिक नीतियां ऑप्ट की गई हैं मोदी जी की सरकार के द्वारा, ये सब युद्ध की वजह से नहीं हो रहा है, युद्ध की वजह से उसमें वृद्धि हुई है, तो उसके पहले से चला आ रहा है। 3 साल हो गए एफडीआई में वृद्धि नहीं हो रही, घटता चला जा रहा है। 3 साल हो गए एफआईआई हमारे यहाँ से वापस लेके चले जा रहे हैं, शेयर मार्केट खाली हो गया है, और हमारे लोगों के ऊपर सोना गिरवी रख के, घर का सोना गिरवी रख के कर्जा लेके इस समय समाज जिंदा है। क्रेडिट कार्ड पे लोन लिए हुए है, पर्सनल लोन पे लोन लिए हुए है, जो हमारे यहाँ सूदखोर होते हैं उनसे कर्जा लेके आदमी जिंदगी काट रहा है। देश की हालत बहुत खराब है, लेकिन हिंदू मुस्लिम करके सारे चैनलों को इसी पे लगाया हुआ है पिछले 12 साल से और उसके पहले भी, और वो सिर्फ हिंदू मुस्लिम करते रहते हैं। एक पश्चिम में किसी मुस्लिम लड़के ने हिंदू लड़के को चाकू मार दिया, एक चैनल जो अडानी का है वो 3 दिन से वही रगड़े हुए है। अरे अपराध की घटनाएं होती रहती हैं, हिंदू हिंदू के बीच भी होती है, मुसलमान मुसलमान के बीच भी होती है, हिंदू मुसलमान के बीच होती है, रोज हो रही है। रोज लड़कियों के साथ तरह तरह के अत्याचारों की खबरें आ रही है, लेकिन वो छांट के सिर्फ मुसलमान हिंदू वाली खबर उसको बार बार दिखाना, बार बार बड़ी करना और नाम लेके कहना, और फिर योगी जैसे नेताओं के उसको बयान दे देना जो बिल्कुल सांप्रदायिक आधार पर होते हैं। लेकिन चूंकि हमारी कोर्ट्स वगैरह कोई स्क्रूटनी कर नहीं रही है, मनमाना चल रहा है, चुनाव आयोग, चुनाव पूरा बीत जाता है, लोग सांप्रदायिक आधार पर वोट मांग के चुनाव जीत हार जाते हैं, कोई कार्रवाई नहीं करता। अजब तरह से इस देश में हो रही है, तो कानून का राज खत्म हो रहा है धीरे धीरे, सांप्रदायिक आधार और अन्य आधारों पर विभाजन करती हुई सत्ता मिल रही है, और आर्थिक रूप से हम दिवालिया होने की ओर बढ़ रहे हैं। बहुत खतरनाक वक्त हमारे आपके सामने है, देखते हैं क्या होता है। बिल्कुल, और मैं बिल्कुल देसी और गांव की भाषा में बता दूं, आमतौर पर अगर कोई युवा जो है वो ये कहे कि मैं कमाऊंगा दमाऊंगा नहीं, मेरे पास इतनी बाप दादाओं की संपत्ति और मैं इसमें से बेचना शुरू करूंगा, और वो टारगेट फिक्स कर देता है कि 1 साल में मुझे इतने संपत्ति बेचनी है। मोदी साहब ने वही टारगेट फिक्स कर दिया। हालत ये है कि ये आयुर्वेद और तमाम चीजों की बात करने वाले, इनकी अपनी मुनाफा कमाने वाली कंपनी जो थी इंडियन मेडिसिन फार्मास्यूटिकल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, मुनाफा कमाने वाली कंपनी को ये बेच रहे हैं, और उत्तराखंड में थी, उत्तराखंड में थी, और हाँ, ये मुनाफा कमाने वाली कंपनी को एक तरफ बेच रहे हैं और दूसरी तरफ प्राइवेट सेक्टर जो रोजगार दे रहा है। देखिए किसी एक बिजनेसमैन को लेकर हमारा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन एक सवाल उठता है, अनिल अग्रवाल के पास जो कंपनियां हैं वो डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट दे रही है, वो डायरेक्ट रोजगार दे रही है। आप उनपे ईडी की कार्रवाई कब करते हैं? आप उनपे लगा रहे हैं कि भैया जो फेमा अधिनियम है, ये विदेशी मुद्रा लेन देन गड़बड़ी, ये तमाम चीजें तब आती है जब वो आपके दोस्त पर, आपकी सरकार के कामकाज पर सवाल उठाते हैं, नहीं तो वो लाडले बने रहते हैं। एक तरफ जहां सर अमीर लोग छोड़ के जा रहे हैं,
इस देश में कॉर्पोरेट वॉर, और अंबानी अडानी ने आपने जिक्र किया, उसका भी एक बड़ा दर्शकों को बता दूं, नवी मुंबई एयरपोर्ट अडानी को दे दिया गया है। अब अडानी साहब उसको अपना एयरपोर्ट समझ बैठे हैं। वहां वो मोबाइल ऑपरेटर कंपनी है, जैसे जियो जो कि अंबानी साहब की है, एयरटेल है, बाकी अन्य मोबाइल ऑपरेटर कंपनियां हैं, वहां वो अपने नेटवर्क पर कह रहे हैं कि हमें ज्यादा पैसा ऑफर करो तब जाकर यहां पर करेंगे। और उन कंपनियों ने बाकायदा दूर संचार विभाग को लेटर लिख के हस्तक्षेप करने की मांग की है, न्याय करने की मांग की है। मुकेश अंबानी साहब को भी कहीं ना कहीं न्याय नहीं मिल पा रहा है। तो ये जो कॉर्पोरेट वॉर है, एक तरफ महंगाई, एक तरफ बेरोजगारी, और ये कॉर्पोरेट वॉर के जरिए मोदी साहब तमाम कंपनियों को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, जांच एजेंसियों का डर दिखा रहे हैं। मतलब ये तो और रोजगार के अवसर जो है वो और ज्यादा सीमित होते चले जाएंगे, और प्राइवेट सेक्टर अगर पलायन कर गया तो फिर बचेगा क्या, क्योंकि सरकारी सेक्टर तो ऑलरेडी बर्बाद कर चुके हैं लोग। नहीं, ये बताया जा रहा है कि इन संस्थाओं में जो इनके प्रमुख, इन संस्थाओं के प्रमुख हैं, इनकी नियुक्ति सीधे सीधे वो व्यापारी घराना कर रहा है। वो लोग अब सरकार की जगह उन्हीं को सीधे रिपोर्ट करते हैं, क्योंकि उनका प्रमोशन, उनका एक्सटेंशन, उनकी पोस्टिंग, इन सब चीजों में वो व्यापारी घराना सीधे हस्तक्षेप रखता है। और लोग, ये मेरे पास बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं इस तरह की, और ज्यादातर जगहों पर इस तरह की घटनाएं हो रही हैं जिनकी बड़ी शिकायत आ रही है कि अब वो जब वहां नियंत्रित होंगे तो उनके हितों के लिए वो छापे मारते हैं। एक राजनीतिक हित के लिए भी मारते हैं विपक्षी दलों के यहाँ, और दूसरे व्यावसायिक हितों के लिए मारते हैं वो इनकी सेवा में। तो ये तो पूरे वातावरण को नष्ट कर दे रहा है। प्रतियोगिता अगर खत्म हो जाती तो कैपिटलिज्म नहीं चलता। फिर कैपिटलिज्म का जो आधार है, जो हमारी व्यवस्था है कैपिटलिज्म की, उसका, उसके विकास का आधार प्रतियोगिता है। और प्रतियोगिता में जितनी स्वतंत्रता और कानून कायदे का राज होता है उतना उसका विकास होता है। अमेरिका या पश्चिम में जो विकास हुआ ये प्रतियोगिता से हुआ। लेकिन अगर हम उसकी जगह ये सब करते हैं जो कर रहे हैं, इससे हम रूस जैसा तो एक वातावरण बना सकते हैं जिसमें हम बेईमानियों से चुनाव जीतते रहेंगे, जिसमें हम विरोधियों की जान भी ले देंगे, जेल में डाल देंगे, उनकी पार्टियां बंद करा देंगे, उनको सभा नहीं करने देंगे, उनके राइट छीन लेंगे, और हम कथित तौर पर चुनाव जीतते रहेंगे, लेकिन देश गड्ढे में चला जाएगा। आज दुनिया के सबसे ज्यादा संसाधनों वाला देश रूस एक बेवजह की लड़ाई में फंस के अपने नागरिकों को मरवा रहा है, और आर्थिक रूप से बेवजह कठिनाइयों में चला गया, और अंतर्राष्ट्रीय रिश्तों में उसके राष्ट्रपति के खिलाफ वारंट निकला हुआ है, तो वो कई जगहों पे जा नहीं सकता। इतना महाबली देश दुनिया का, तो हमारी तो कोई उस तरह की सामर्थ्य नहीं है, जिसके पास दुनिया में सबसे ज्यादा एटॉमिक पावर का स्टॉक है, जिसके पास सबसे ज्यादा गैस है, सबसे ज्यादा तेल है, और इस सब को निकालने के लिए संसाधन भरे हुए हैं, हीरा है, गोल्ड है, मतलब प्राकृतिक और दुनिया का सबसे बड़ा भूभाग है उसके पास। लेकिन वो जो है, और बहुत छोटी सी आबादी है, 13-14 करोड़ की आबादी है, और उसके कई लाख लोग मर चुके हैं युद्ध में और नुकसान हो चुका है। तो हम इस तरह के रास्तों पे जाएंगे तो बेवजह जनता को दुख। आपने बिल्कुल सही बताया कि जो टैक्सेशन है, खरबपतियों के टैक्स कम करते हैं, गरीब आदमी पे टैक्स लाद रहे हैं और कठिनाई लाद रहे हैं। सारी कठिनाई आप अमीरों के पक्ष में वातावरण करके गरीबों पे और साधारण लोगों पे लाद रहे हैं। आदमी की तबाही ला रहे हैं आप। रोजगार नहीं, आपका जो इंस्टीट्यूशनल डिसिप्लिन है वो कोलैप्स कर गया है। 90 परीक्षाएं आपके समय में नौकरी की और शिक्षा की फेल हुई हैं, जिनमें कहीं पेपर लीक हुआ है, कहीं कुछ हुआ है। क्या है यार, क्या काबिलियत है? सारी दुनिया में आपने 100 देशों से ज्यादा की यात्रा की और आपकी लड़ाई हुई तो एक देश आपके साथ नहीं खड़ा था। अपने आप को विश्व गुरु बताना, अपने गुजरात से और कहीं जगह से खरीदे हुए 25-50 आदमियों को विदेश भेज के और वहां जाके कहना ये तो मेरे भगवान है, वीडियो डलवाना और विदेशी नेताओं के गले पड़ जाना, इससे थोड़ी कोई दुनिया में ताकतवर होता है या हुआ है। आपका एक्सपोर्ट कितना है दुनिया में? अगर 100 रुपए का एक्सपोर्ट दुनिया करती है तो भारत में 2 रुपए का भी नहीं है। मैन्युफैक्चरिंग आपकी मनमोहन सिंह जी के जमाने से भी नीचे चली गई है। क्या है आप 4 लाख करोड़ कर्जा लेके आपने अगर सड़क और पुल बनवाने की स्ट्रक्चर इंफ्रास्ट्रक्चर पर डाल दिया, 25,000 करोड़ कुल कर्जा था, 4 लाख करोड़ अब कर्जा है, तो देश को कर्जे में डाल के आपने कथित मीनारें बना ली, उसमें ठेकेदारों ने और आपने मिलकर खूब खा लिया और पुल गिर रहे हैं और सड़क पे गड्ढा हो रहा है। इससे क्या होगा भारत? अभी तो आने वाले 25-30 साल तक हम और आप उसकी भरपाई करेंगे। ये लोन ले लिया गया है 4 लाख करोड़, ये कोई जादू है? आप क्या किया?
कर्जा लेके घी पी लेना, ये योग्यता थोड़ी होती है भाई। नहीं, आप और उसमें भी में भारत में एक्सपोर्ट में आपने मनमोहन सिंह के जमाने से कितनी ज्यादा वृद्धि कर ली। आप बताएं अर्थव्यवस्था में आपकी विकास दर मनमोहन सिंह के जमाने से कितनी ज्यादा आगे। बताएं आपकी मैन्युफैक्चरिंग में आप मनमोहन सिंह जी के जमाने से कितनी ज्यादा, उनके जमाने से कितनी नई आपने यूनिवर्सिटीज बना ली, या जो हमारी पुरानी थी उसमें किसी का एक्सीलेंस बढ़ा दिया। आपका एजुकेशन बजट जीडीपी का कितना था तब और अब कितना है, हेल्थ का बजट तब कितना था अब कितना है। हर चीज को प्राइवेट क्षेत्र में डालेंगे आप और लोगों को भगवान भरोसे छोड़ देंगे। एक 5 लाख रुपए का कार्ड बना के आपने दे दिया जो कहीं चलता है कहीं नहीं चलता है, जिसमें सिर्फ ठगी हो रही है। क्या ये स्वास्थ्य सेवाएं हैं? लोग एम्बुलेंस में मर जा रहे हैं, अस्पतालों में जगह नहीं है, निजी जिलों के अस्पतालों में सिर्फ रेफर होता है कोई केस। पूरी स्वास्थ्य व्यवस्था चौपट है, एजुकेशन व्यवस्था चौपट है, सामान्य प्रशासन चौपट है। ये कहाँ ले जा रहे हैं? नहीं, एक बात और है शीतल जी, जो तमाम दर्शक भी अगर जाए, जो यात्रा करते हैं यमुना एक्सप्रेसवे पे जाए नोएडा से आगरा का, और जो अभी अडानी साहब का एक्सप्रेसवे जाए, दोनों में अंतर उनको समझ में आ जाएगा कि करप्शन किस लेवल तक पहुंच गया। लेकिन एक बड़ी बात, हम बार बार जब कहते हैं, नरेंद्र मोदी का जिक्र करते हैं, हम बार बार केंद्र सरकार का जिक्र करते हैं, नौकरी वाली जो बीमारी थी वो शिक्षा पे भी आ गई है। एनटीए ने तो बड़ा शानदार काम वो कर रही है, शायद ही कोई परीक्षा वो ढंग से करवा पा रही हो, और जिस सीबीएसई के बारे में हम सोच भी नहीं सकते थे, उस सीबीएसई तक भी गड़बड़ झाला पहुंच गया है। लेकिन एक संस्था है जो इन आलोचनाओं से परे है, क्या उसकी जिम्मेदारी फिक्स करने की जरूरत है? क्योंकि 2014 में जब से मोदी साहब सत्ता में आए हैं, तब से लेकर लगातार शिक्षा मंत्रालय को चलाने में जिस संस्था की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है वो है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। ऊपर से लेकर नीचे तक आरएसएस के लोग भरे हुए हैं। शिक्षा का भारतीयकरण करने के नाम पे, शिक्षा का सनातनीकरण करने के नाम पर उन्होंने शिक्षा को बिल्कुल बेच कर रख दिया है। और चाहे वो सीबीएसई का मामला हो, एनटीए का मामला हो, ये तमाम चीजें निकलकर सामने आ रही। वक्त आ गया है कि कम से कम अब जवाब आरएसएस से भी मांगा जाना चाहिए कि जो तथाकथित बौद्धिक जमात के विद्वानों को आप भर रहे हैं इस पूरे पूरे एजुकेशन सिस्टम में, यूनिवर्सिटी में, सीबीएसई में, एनटीए में, एग्जाम में, एजुकेशन मिनिस्ट्री में, आपको भी तो जवाब देना चाहिए। वो जवाबदेही से कैसे बच सकते हैं, चाहे भागवत हो, चाहे दत्तात्रेय होसबौले हो, या आरएसएस के अन्य नेता। वो तो दुनिया में अपनी तरह का इकलौता संगठन है जिसने जवाबदेही की परंपरा को रखा ही नहीं। उसने अपने को कहीं रिकॉर्ड पे रखा ही नहीं। वो तो भूत टाइप की संस्था है। आप जब उन पे कोई आरोप लगाएंगे उसको ना कर देंगे, आप उसको सिद्ध ही नहीं कर सकते, क्योंकि वो अपने अस्तित्व को सार्वजनिक करते ही नहीं है। उन्होंने न अपने को टीचर करा रखा है, न वो कोई ऐसी जवाबदेही लेते हैं। वो तो सिर्फ फायदे लेते हैं। और आज उनके स्वयंसेवक और नेता जहां है खूब पैसे कमा रहे हैं, भर्तियों में पैसे कमा रहे हैं, पोस्टिंग्स में पैसे कमा रहे हैं, टिकट दिलाने में पैसे कमा रहे हैं। भयानक करप्शन उन्होंने जो भी नैतिकता उन्होंने कथित तौर पर अर्जित की थी, वो सब इस समय मिट्टी में मिल चुकी है। और जगह जगह उनके द्वारा किए जा रहे भ्रष्टाचारों की खबरें आ रही हैं। इस कंपनी की बात आप कर रहे हैं जो यहाँ उत्तराखंड की बिकी है, उसके खरीदारों में किनका नाम आ रहा है? एक आरएसएस से जुड़े परिवार का नाम। ज्यादातर मामलों में उनके नाम हर जगह आते हैं। और उन्होंने किया क्या? उन्होंने शैक्षणिक संस्थानों को, शैक्षिक वातावरण को, सबको नष्ट कर दिया। सिर्फ हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश कर रहे हैं। इतिहास से मुगलों को हटाना, इतिहास में नेहरू को खराब सिद्ध कर देना, कुल उनके लक्ष्य इतने हैं। ये लक्ष्य किसी को कहाँ ले जा सकते हैं? ज्ञान जो है वो खुलेपन से और लोकतांत्रिकरण से विकसित होता है। दुनिया पे राज किया अंग्रेज ने, हमारे देश के दस्तावेज हमें अंग्रेजी आर्काइव्स में मिलते हैं। हमारे दस्तावेज हमारे यहाँ नहीं है, क्योंकि हम इन चीजों के, हमारे न पहले इंतजाम था, ना अब इंतजाम है, और न इंतजाम करने की हम में योग्यता है। दुनिया ज्ञान के विस्तार से ज्ञान को आगे बढ़ाती है, उसको कंट्रोल करके और रेगुलेट करके नहीं। वो दरअसल कुछ तानाशाहियों से अपनी शिक्षा ग्रहण कर, आजादी की लड़ाई के पहले भी तानाशाहियों से ही ग्रहण कर रहे थे, और अब भी। दूसरे उनकी जो सोच का मूल आधार है, चूंकि वो नकारात्मक है, उससे दुनिया में कोई कहीं नहीं पहुंचा। ये हुआ कि चौराहों पर लटकाए गए इस सब का आगे बढ़ाने वाले, उस मुसोलिनी से जिससे मिलने वो मुंजे साहब गए थे, उसका क्या हश्र हुआ? हिटलर का क्या हश्र हुआ? यही सब तो उनके प्रतीक हैं। इन्हीं सब में वो आदर्श ढूंढते हैं।
और वो भारत में यही सब करना चाहते हैं। आज के दौर में इजराइल उनका आदर्श है, जिसको सारी दुनिया धिक्कार चुकी है। आप किसी से ताकत में बड़े हों, पैसे में बड़े हों, इससे आप भले आदमी थोड़ी हो जाते हैं। भले आदमी नहीं, तो और आप अपने से होते हैं। और देखा नहीं अभी बिल्कुल। और ट्रंप और नेतन्याहू के बीच क्या बातचीत हुई है, आज सारा सब डिटेल आ रहा है। तो ये सब इस तरह के ही लोगों ने दुनिया में जो तरह तरह के ठगहार हैं और गलत हैं, अनैतिक हैं, व्यभिचारी हैं, और जिनके पीछे इस तरह से गलत तरीकों से कमाया हुआ धन है, या नस्ल वगैरह के गलत विचार हैं, यही सब लोग इन सब के आदर्श हैं, तो वो कहाँ लेके जाएंगे हमको? तो वही रास्ता हमारे लिए बन रहा है। और एक बड़ी विडंबना है कि बहुत सारे नेताओं को और बहुत सारे स्वयंसेवकों को तो मैं जानता हूं जिनके बच्चों ने इस बार नीट का भी एग्जाम दिया था, 12th का भी एग्जाम दिया था, वो भी भुगत रहे हैं। पता नहीं वो कितना समझ पा रहे हैं। लेकिन एक बात और, क्या इस देश को आज के हालात में, शीतल जी, क्या प्रेशर कुकर और सीटी की जरूरत है? क्योंकि एक नई पार्टी कॉकरोच जनता पार्टी, अब वो दिल्ली आ रहे हैं, कहा जा रहा है कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर आंदोलन करेंगे। लेकिन वो तो युवाओं के गुस्से से बनी एक सोशल मीडिया पर पार्टी है। और जब भी मैं जिक्र करता हूं प्रेशर कुकर, तो प्रेशर कुकर में सीटी इसलिए होती है कि उस उबाल को बाहर निकाल दिया जाए और उसके बाद लगे कि सब कुछ नॉर्मल है। 77 का आंदोलन तो मैंने कवर नहीं किया, लेकिन हाँ, अन्ना हजारे, अरविंद केजरीवाल का आंदोलन, आंदोलन बनने से पहले मैंने लंबे समय तक कवर किया। क्या इस देश को उस तरह के एक प्रेशर कुकर और सीटी की जरूरत है, या संस्थागत बदलाव की जरूरत है? क्योंकि सब कुछ एक तरह से समाप्त हो गया है। देखिए, अभी तो फिलहाल ये सब संकेत आएंगे। वो एक संकेत है जो कि एक लड़के ने एक मीम बनाया, बाहर रहता है। उसके पहले जो 10 मीम बना चुका था, उसके पोस्ट पे पड़े थे, कोई नहीं देख रहा था। वो एक संदर्भ ऐसा आ गया कि हमारे एक शीर्ष संस्थान ने, जो न्याय का केंद्र है, वहां से ये बात आई। और इस समय जो बिलबिलाहट है नौजवानों में, उस समय वो बात एकदम से उनको उनमें उबल रहा था गुस्सा, वो उससे मैच कर गई, तो वो एक धारा बन गई। इस तरह की धाराएं आती रहती हैं। कई बार ये राजनीतिक सफलताओं में भी बदल जाती हैं, लेकिन इनकी कंटिन्यूटी नहीं है। आज आम आदमी पार्टी कहाँ है, और इस तरह के प्रयोगों का करना कहाँ है? तो बीच बीच में ये सब होता रहेगा। लेकिन भारतीय समाज को आजादी के बाद जिस तरह से बनाने की कोशिश हुई, जिस तरह का हमारा संविधान था, कुछ दशकों तक उसमें चीजें ठीक रही। हम एक लोकतांत्रिक वातावरण पैदा करने में सफल रहे। हम करीब 8 दशक तक एक लोकतांत्रिक देश बने रहे। हम में एकता बनी रही। लेकिन अब जो हमने रास्ता अंगीकार किया है, अगर इसमें मूलभूत परिवर्तन नहीं हुए, तो हम एक ऐसे भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं जिसको भविष्य कहना बड़ा दुखदाई है। हम अराजकता की ओर बढ़ रहे हैं, उसको यही कहा जा सकता बिल्कुल शीतल जी, आपने बिल्कुल सही कहा, और तमाम जानकारियों से हमारे दर्शकों को रूबरू कराने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। है। नहीं नहीं, धन्यवाद आपको संतोष जी। फिर भेंट होगी आपसे। बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर। नमस्कार। जी सर, बहुत नमस्कार। नमस्कार।